जरा सोचिए एक ऐसे एलिमेंट के बारे में जो हमारी चारों ओर है, हर जगह, लेकिन फिर भी हमारी पहुंच से बिल्कुल बाहर। ये एक ऐसी पहेली है जो उसी हवा में छिपी है जिसमें हम सांस लेते हैं। तो आज हम नाइट्रोजन के इसी पैराडॉक्स, इसी विरोधाभास को सुलझाने वाले हैं। ये नंबर देखकर शायद यकीन न हो, लेकिन ये सच है। जिस हवा में हम सांस लेते हैं उसका 78% हिस्सा सिर्फ एक गैस है, नाइट्रोजन। ये हर पल, हर सांस के साथ हमारे आसपास है, हमें घेरे हुए। और बस यहीं से सारा कंफ्यूजन, सारा पैराडॉक्स शुरू होता है। भाई, अगर नाइट्रोजन इतनी ज्यादा है तो फिर पेड़ पौधे और जानवर इसे सीधे हवा से क्यों नहीं ले लेते? क्यों इसे जिंदगी के लिए इतना जरूरी माना जाता है, जबकि ये खुद किसी भी चीज से रिएक्ट करने में इतनी आनाकानी करता है? बस यही वो मजेदार पहेली है जिसे हम आज सुलझाने निकले हैं। तो इस रहस्य को समझने के लिए हमें सबसे पहले इसके परिवार से मिलना होगा। तो चलिए पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 15 में चलते हैं। ये है नाइट्रोजन का एलिमेंटल फैमिली। इस परिवार के हर सदस्य की अपनी एक अलग ही कहानी है। सबसे ऊपर है नाइट्रोजन, फिर जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ आते हैं। और आप देखेंगे कि इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर इनके कैरेक्टर में एक ड्रामेटिक बदलाव आता है। शुरुआत होती है नॉन मेटल्स से। सबसे ऊपर नाइट्रोजन और फास्फोरस हैं। ये जिंदगी के लिए बहुत जरूरी हैं, लाइफ के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, लेकिन इनमें वो चमक या कंडक्टिविटी नहीं होती जो हम आमतौर पर मेटल्स से जोड़ते हैं। अब जैसे ही हम थोड़ा नीचे आते हैं, कहानी थोड़ी अजीब हो जाती है। आर्सेनिक और एंटीमनी मेटलॉइड्स हैं। इसका मतलब है कि इनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। इन्हें इस एलिमेंटल फैमिली का गिरगिट समझ सकते हैं। और आखिर में सबसे नीचे हमें मिलता है बिस्मथ। ये एक पक्का सच्चा मेटल है। तो सोचिए, एक ही केमिकल फैमिली के अंदर हम नॉन मेटल से मेटलॉइड और फिर एक प्रॉपर मेटल तक का पूरा सफर देख लेते हैं। केमिस्ट्री की दुनिया में ये एक कमाल की जर्नी है। तो सवाल ये है कि ये परिवार ऐसा बर्ताव करता क्यों है? इसे समझने के लिए हमें इनकी सीक्रेट कोड को क्रैक करना होगा, मतलब वो नियम जो इनके बिहेवियर को तय करते हैं। तो क्या है इस परिवार का सीक्रेट कोड? ये सब कुछ इनके इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट का खेल है। देखिए, इनके सबसे बाहरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये जो खास अरेंजमेंट है, जहां p ऑर्बिटल ठीक आधा भरा होता है, ये इन्हें एक्स्ट्रा स्टेबल बनाता है। बस यही इनकी केमिकल पर्सनैलिटी की नींव है। अच्छा, अब ये टेबल हमें 2 बहुत जरूरी बातें बताता है। ध्यान दीजिए, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं, एटम्स का साइज बड़ा होता जाता है। यह है कोवेलेंट रेडियस। और साथ ही उनसे एक इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होता जाता है। यह है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। यही बड़ा साइज और कम एनर्जी की जरूरत इनके बदलते कैरेक्टर का राज है, जो इन्हें नॉन मेटल से मेटल बनाता है। और लीजिए, यहाँ हमें हमारी पहेली का जवाब मिलता है। नाइट्रोजन अपने छोटे साइज की वजह से खुद अपने ही दूसरे एटम के साथ एक बहुत ही मजबूत ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है। इस बॉन्ड को एक तरह का एलिमेंटल सुपरग्लू समझिए। इसे तोड़ना इतना मुश्किल है कि नाइट्रोजन गैस लगभग नॉन रिएक्टिव यानी इनर्ट हो जाती है। लेकिन सवाल ये है कि अगर नाइट्रोजन इतने मजबूत ताले में बंद है, तो इंसान ने इसकी ताकत को अनलॉक कैसे किया? चलिए, अब केमिस्ट्री के इतिहास के एक बहुत बड़े टर्निंग पॉइंट को समझते हैं। ये बिल्कुल केमिस्ट्री के डॉक्टर जेको और मिस्टर हाइड जैसा मामला है। एक तरफ है शांत, स्थिर N2 गैस और दूसरी तरफ है नाइट्रिक एसिड जैसा एक ताकतवर, हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। एलिमेंट एक ही है, लेकिन चेहरे दो बिल्कुल अलग। तो सवाल ये है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कैसे? जवाब एक ऐसी प्रोसेस में छिपा है जिसने 20वीं सदी को बदल कर रख दिया, हेबर-बॉश प्रोसेस। ये एक इंडस्ट्रियल मिरेकल है जो हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर और एक कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके उस मजबूत ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ देता है और हवा की नाइट्रोजन को अमोनिया में बदल देता है, जो कि फर्टिलाइजर्स का बेस है जिसने पूरी दुनिया को खाना खिलाया है। और हाबर प्रोसेस तो सिर्फ एक शुरुआत थी। एक बार हमारे पास अमोनिया आ गया तो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस जैसे दूसरे केमिकल चमत्कारों के दरवाजे खुल गए। इस प्रोसेस में अमोनिया एक स्टार्टिंग पॉइंट बनता है एक और जरूरी केमिकल नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए। ये एक तरह का केमिकल डोमिनो इफेक्ट है। तो पॉइंट ये है कि नाइट्रोजन की रिएक्टिविटी को कंट्रोल करने की काबिलियत ने हमारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया।
उन फर्टिलाइजर्स से जो अरबों लोगों का पेट भरते हैं, उन एक्सप्लोजिव्स और रॉकेट फ्यूल्स तक जो हमें सितारों तक ले जाने का सपना दिखाते हैं, नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हमारी मॉडर्न सिविलाइजेशन के हर हिस्से में मौजूद हैं। अब चलिए नाइट्रोजन के एक बड़े ही दिलचस्प भाई से मिलते हैं, फॉस्फोरस। अगर नाइट्रोजन एक मजबूत चट्टान है तो फॉस्फोरस एक शेप शिफ्टर है, बहरूपिया है, जिसके अपने ही अलग नखरे हैं। फॉस्फोरस के पास एलोट्रोपी नाम की एक सुपर पावर है। इसका सीधा सा मतलब है कि वो एक ही एलिमेंट होकर भी कई अलग अलग पहचान अपना सकता है और हर पहचान के अपने यूनिक गुण होते हैं। और फॉस्फोरस के ये रूप एक दूसरे से बहुत ही अलग हैं। देखें, व्हाइट फॉस्फोरस एक जहरीला मोम जैसा सॉलिड है जो अंधेरे में चमकता है। रेड फॉस्फोरस काफी सेफ और स्टेबल है, जिसका इस्तेमाल हम माचिस की तीलियों में करते हैं। और ब्लैक फॉस्फोरस तो सबसे ज्यादा स्टेबल है, ग्रेफाइट की तरह दिखता है। मतलब एक एलिमेंट और 3 इतने अलग अलग चेहरे। तो ग्रुप 15 के इस टूर के आखिर में एक बात तो साफ है, ये सिर्फ पीरियोडिक टेबल में लिखे कुछ सिंबल नहीं है। ये वो एलिमेंट्स हैं जो सचमुच हमारी दुनिया को बनाते हैं, उसे चलाते हैं। हमने उस पहेली को सुलझा लिया है कि कैसे एक नॉन रिएक्टिव गैस को लेकर उसे उन रिएक्टिव कंपाउंड्स में बदला गया जो हमारी सिविलाइजेशन को बनाते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और ताकत देते हैं। ये इंसानी दिमाग और केमिस्ट्री की बदलने वाली ताकत का एक शानदार सबूत है। और ये बात हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर एक एलिमेंट में इतनी कमाल की पोटेंशियल छिपी हो सकती है, तो पीरियोडिक टेबल के दूसरे कोनों में और न जाने कितने राज खुलने का इंतजार कर रहे होंगे। अगली बार जब एक गहरी सांस लें तो उस 78% हवा के बारे में जरूर सोचेगा और उस दुनिया के बारे में भी जिसे उसने मुमकिन बनाया है।